चलिए, तो आज हम चालू करते हैं कि केमिस्ट्री 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको फिजिक्स जो टोटल चैप्टर हमने कंप्लीट कराया था, जैसा हमने प्रॉमिस भी किया था कि आपको हम टोटल चैप्टर कवर करेंगे और टोटल चैप्टर कवर करने के बाद हम केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। तो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बोर्ड के एग्जाम आने से पहले 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसके दिसंबर से पहले ही आपका हम सिलेबस कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है? पहली चीज, केमिकल रिएक्शन क्या है? कोई भी दो एलिमेंट यदि रिएक्ट करते हैं या दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं या दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। यानी इस फिनोमेना को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और जब इस केमिकल रिएक्शन को हम उसके स्पेसिफिक सिंबल के रूप में, स्पेसिफिक फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसको पूरी तरह से क्लियर समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको 9th का जो है आपको मालूम होना चाहिए। 9th में जो आपने पढ़ा है कि एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, मेटलवाइड्स किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और पीरियोडिक टेबल में आगे हम पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल जो है 9th में थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी लिखा हुआ है सब क्या है? एलिमेंट है। और उन एलिमेंट में कुछ मेटल है तो कुछ नॉन मेटल है और कुछ क्या है? मेटलवाइड है। कुछ एलिमेंट कंडक्टर है, कुछ नॉन कंडक्टर है और कुछ इंसुलेटर है। ये कुछ जानना पड़ेगा इसके बारे में, तभी आप आगे जाकर के ये फॉर्मूला आप जो है केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के बारे में या केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद एक नए सब्सटेंस का, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि फॉर्मूला आप रटिए, केमिस्ट्री के फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप फॉर्मूला नहीं रटेंगे केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगी। एक आप कंठस्थ जान लीजिए। और दूसरी चीज कि फॉर्मूला तभी रटिए जब आप इतना जानिए कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं, कौन नॉन मेटल मेटलवाइड्स होते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। कौन कंडक्टर होते हैं, कौन इंसुलेटर होते हैं, कौन सेमीकंडक्टर होते हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक मास याद रखना पड़ेगा कि किन किन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कुछ तो जान लीजिए 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक, जैसे हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियान हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया और पोटेशियम हो गया और कैल्शियम हो गया। इतना कम से कम आपको याद रखना होगा। उसके बाद जो है कुछ एलिमेंट, जैसे आपको सिल्वर का एटॉमिक नंबर याद रखना होगा, गोल्ड का एटॉमिक नंबर याद होगा, जर्मेनियम का याद रखना होगा, लोहा का याद रखना होगा, मरगरी का याद रखना होगा, कोबाल्ट का रखना होगा, कॉपर का रखना होगा। ये इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखिए। यूरेनियम का भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रखिए, तभी कहीं जाकर के व्यवस्था बनेगी, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री बेसिक आपको जानकारी रखना ही होगा, तभी केमिस्ट्री आगे हायर क्लास में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे तो केमिस्ट्री और हार्ड होगी। तो ये ध्यान रखना, कोई अगर कंपटीशन देना चाहते हैं, जैसे आईआईटी का हो, चाहे नीट का एग्जाम देना चाहते हो, तो बेसिक जो है 9th और 10th ही दे पाएगा आपको। और बेसिक 9th और 10th कायदे से पढ़े रहेंगे तभी कहीं जा करके आप आईआईटी में फाइट कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर, देन न्यू कंपाउंड एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, दिस फिनोमेना इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। बहुत आसान है, रटना है बस।
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम लिखें, जैसे यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट है। फास्फोरस क्या है? एलिमेंट है। नाइट्रोजन क्या है? एलिमेंट है। लोहा क्या है? एलिमेंट है। कॉपर क्या है? एलिमेंट। ये सब एलिमेंट है। ये ध्यान के मेटल जो होते हैं, जैसे मेटल के बारे में पढ़े होंगे, मेटल का क्लासिफिकेशन, कि मेटल का जो क्लासिफिकेशन है कि मेटल जो होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी बेटर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या जो है उनके और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़े होंगे 9th के अंदर कि मेटल क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। मेटल क्या होते हैं? बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होते हैं। मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। मेटल क्या होते हैं? मैलिएबल प्रॉपर्टी रखते हैं। मेटल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके साथ साथ एक केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है कि मेटल क्या करते हैं? केटायन बनाते हैं। क्यों केटायन बनाते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसे क्या कहते हैं? केटायन कहते हैं। जैसे सोडियम क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर याद रखने होगा, इसको बताने के लिए एटॉमिक नंबर याद रखना होगा। तो एटॉमिक नंबर सोडियम का कितना होता है? 11 होता है, 11 होता है। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखना होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 1। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा और क्या कर लेगा? केटायन बना देगा, Na+ बना लेगा। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, कुछ जो मेटल होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और नॉन मेटल मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ नॉन मेटल जो होते हैं वो जो है 2 एटमों से मिलकर के अपना जो है 2 एटम के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ 3 एटम के रूप में, या कुछ जो है 4 एटम के रूप में, या कुछ जो है 8 एटम के। जैसे थोड़ा देखिएगा यहाँ पर, जैसे सोडियम क्या है? सोडियम मेटल है, तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा? Na के रूप में, Na2 के रूप में नहीं, क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मैग्नीशियम किस रूप में एग्जिस्ट करेगा? Mg के रूप में। कैल्शियम किस रूप में एग्जिस्ट करेगा? Ca के रूप में। सिल्वर किस रूप में? Ag के रूप में। गोल्ड किसके रूप में? Au के। कॉपर किसके रूप में? इस तरह से ध्यान रखिएगा। ये जो है इस रूप में, यानी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं मेटल, लेकिन नॉन मेटल की कंडीशन में ये नहीं है। नॉन मेटल हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो यहां पर देखिएगा कि ये जो है, ये देखें यहां पर जगह की थोड़ी सी दिक्कत है इसमें। तो देखिएगा कि यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कार्बन, तो कार्बन कैसे एग्जिस्ट करेगा? C2 नहीं, C। ऑक्सीजन किस रूप में? O2 के रूप में भी, और किस रूप में? O3। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन O फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। कभी भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे और इक्वेशन जब लिखेंगे तो इक्वेशन हमेशा जो है O2 या O3 के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है। या फास्फोरस किस फॉर्म में? P4 के। सल्फर किस फॉर्म में? A8 के रूप में। ध्यान रखिएगा। ठीक है। सल्फर जो है किस रूप, कैसे लिखते हैं? S8 के रूप में लिखते हैं, है ना। फास्फोरस किस रूप में लिखते हैं? P4 के रूप में लिखते हैं। ऑक्सीजन O2 या O3 के। ध्यान रखिए, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसको क्या कहते हैं? ओजोन, और इसको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और कार्बन केवल एक ही रूप में एग्जिस्ट करता है। देखिएगा, हाँ, एक बार ध्यान रखिएगा कि ये जो है हमेशा जो है केटायन नहीं बनाते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? है ना, एनायन फॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये एनायन फॉर्म करते हैं। और मेटल क्या फॉर्म करते हैं? केटायन। ये एनायन क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं किसी दूसरे एटम से। ये कभी भी किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो हमेशा एनायन यानी निगेटिव चार्ज कंटेनर कहलाएगा। और जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो एनायन ही बनाते हैं, कभी भी केटायन किसी भी कंडीशन में केटायन नहीं फॉर्म करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये हो जाएगा C2O3 P4 और S8 के रूप में ये सभी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, अब ध्यान देखिए, हाइड्रोजन जो होते हैं, ये हाइड्रोजन की विचित्र स्थिति है कि हाइड्रोजन कभी भी इनका पीरियाडिक टेबल में अभी तक इनका जगह ही जो है निर्धारित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इनको रगे एलिमेंट कहते हैं। क्यों रगे एलिमेंट कहते हैं? क्यों? क्योंकि जो है ये फर्स्ट ए ग्रुप का भी प्रॉपर्टी रखता है और 7th ए ग्रुप का भी प्रॉपर्टी रखता है। ध्यान के 7th ए फर्स्ट ए आप पढ़े होंगे, अब पढ़ाएंगे हम आगे पीरियाडिक टेबल। तो पीरियाडिक टेबल में ध्यान रखिएगा कि पीरियाडिक टेबल जो मेंडलीफ ने पीरियाडिक टेबल दिया, उस मेंडलीफ पीरियाडिक टेबल किस पर बेस्ड था आगे पढ़ाएंगे, एटॉमिक मास के रूप में। लेकिन जब मोजले की पीरियाडिक
जब मोजले का पीरियाडिक टेबल आया या बोहर्स पीरियाडिक टेबल आया, जिसको हम मॉडर्न पीरियाडिक टेबल के नाम से जानते हैं, उस मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में कुछ संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? मुख्य रूप से जो है, जो एटॉमिक मास पर बेस्ड था पीरियाडिक टेबल, मेडली का पीरियाडिक टेबल, उसको किस रूप में स्टेबलाइज किया गया? एटॉमिक नंबर के रूप में। ठीक है, तो उसमें कितने जो है चार ग्रुप बनाए गए, सॉरी, 4 ब्लॉक बनाए गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और 18 वर्टिकल कॉलम बनाए गए। 18 वर्टिकल कॉलम बनाए गए, जिसको क्या कहा गया? ग्रुप कहा गया। और हॉरिजॉन्टल 7 कॉलम बनाए गए, जिसको क्या कहा गया? पीरियड कहा गया। तो ये जानना चाहिए, ये सब जो है आप जब आईसीएसई बोर्ड में जाएंगे, आईसीएसई बोर्ड में 8th 7th और 8th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, तो आपको जानना होगा। जब तक ये बेसिक चीजें हैं, जब तक ये नहीं जानेंगे, तब तक केमिकल इक्वेशन किसी कीमत पर नहीं लिख पाएंगे, ये आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे आप देखिएगा, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करके? देखिए, हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन देखिएगा O2। ध्यान रखिएगा कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप का भी प्रॉपर्टी रखता है, तो क्या बना देता है? मेटालिक प्रॉपर्टी रखता है। फर्स्ट ए ग्रुप मतलब मेटालिक प्रोडक्ट। फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे गए सब मेटालिक प्रॉपर्टी वाले होते हैं, यानी मेटल हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन जो है मेटालिक गुण रखता है, यानी केटायन भी बनाता है और एनायन भी बनाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर नॉन मेटल वाली गुण यहां पर रख रहा है, तो नॉन मेटल वाली गुण रखेगा तभी तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। H2, और ये ऑक्सीजन तो ऑलरेडी ये नॉन मेटल है, तो इसीलिए O2 के रूप में लिख दिया। क्या बन गया? H2O, है ना, ये वाटर बन गया। देखिएगा लिखा हुआ है कि देखिएगा कि यहां पर जो केमिकल रिएक्शन जो लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन कितने पार्ट है? एक है रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किससे कहते हैं? जो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे उसको रिएक्टेंट कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और प्रोडक्ट मतलब कि जो फॉर्म हुआ, जो न्यू सब्सटेंस, न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या बन गया? वाटर बन गया। यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया? ये रिएक्टेंट हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। देखिएगा यहां पर कुछ एग्जाम्पल है किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। तो केमिकल रिएक्शन, मैग्नीशियम रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। ये सारी लैंग्वेज जो फेनामेना है, ये इसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जो भी लेबोरेटरी में करते हो क्या है? ये केमिकल रिएक्शन कराते हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं कराते हैं बाबू, केमिकल रिएक्शन कराते हैं। डिफरेंट टाइप के जो है आपको केमिकल दिए गए रहते हैं, उन केमिकल को क्या करते हैं? एक दूसरे से मिला करके केमिकल रिएक्शन कराते हैं, केमिकल इक्वेशन नहीं कराते हैं। केमिकल इक्वेशन कहां होगा? कॉपी के ऊपर। जब कॉपी के ऊपर आप लिखते हैं स्पेसिफिक सिंबल के साथ, स्पेसिफिक फार्मूला के साथ, उसको क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये सोडियम रिएक्ट कर गया किसके साथ? क्लोरीन के साथ, क्या फॉर्म हो गया? सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड जानते हैं ना, साल्ट है ये। तो सोडियम क्लोराइड ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। नाइट्रोजन रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से, क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसे कहते हैं, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हो गया। ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रोजन रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से, क्या फॉर्म हो गया? वाटर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन, है ना। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2 बन गया वाटर, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये ब्लू कलर वाला क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है, और ब्लैक कलर जो लिखा है ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन फेनामेना है, और केमिकल इक्वेशन क्या है? जो कि स्पेसिफिक सिंबल के साथ हम कॉपी पर लिखते हैं, क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहां पर देखिए, ये ध्यान रखिए, ये आगे हम पढ़ाएंगे कि केमिकल रिएक्शन भी 2 प्रकार के, केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बैलेंस और अनबैलेंस, आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो बैलेंस, अनबैलेंस। बैलेंस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यहां पर ये क्या है? दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है, और H2O वाटर क्या है? प्रोडक्ट है। तो दोनों तरफ यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले जो एलिमेंट या कंपाउंड है, वो सभी के अंदर एटमों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो उस तरह के केमिकल इक्वेशन को कहते हैं हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन यहां पर है, आइए इधर भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन है। यहां पर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन क्या है? 1 है, तो हम बैलेंस कर देंगे, इसको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो देखिएगा 2 ऑक्सीजन हो गया। अब लेकिन ये हाइड्रोजन की संख्या डिसबैलेंस हो गई, तो क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से ये क्या हो गया, इधर 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, साथ साथ जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे, सेपरेटली हम जो बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं पढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे आपको बताते चलेंगे कि कौन सा जो है कैसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, हम बताते चलेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। तो रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन कौन होते हैं, जो केवल जो कि फॉरवर्ड भी चल सकते हैं और बैकवर्ड भी चल सकते हैं। दोज केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन कॉल्ड रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, जो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। और ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, रिवर्सेबल होते हैं। और इन ऑर्गेनिक जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इरिवर्सेबल होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन रिवर्सेबल मोस्टली होते हैं और इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन मोस्टली क्या होते हैं, इरिवर्सेबल होते हैं। ठीक है, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन, रिवर्सेबल केमिकल किसे कहते हैं, जो कि केवल क्या चलते हैं, दोनों डायरेक्शन में चलते हैं, बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सेबल रिएक्शन कभी भी क्या होती है, नेवर कंप्लीटेड, यानी जाहिर सी बात है, जब आगे केवल जो कभी आगे बढ़ेगा कभी पीछे बढ़ेगा, तो उस स्थिति में वो केमिकल रिएक्शन कभी भी कंप्लीटेड नहीं होता है। तो ये कभी भी कंप्लीटेड नहीं होता है। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिएगा, ये तीर से देखिएगा, आधा तीर ये है, आधा तीर ये है। जैसे आप जो है किसी भी ट्रेन के ऊपर जो जिन 2 स्टेशनों के बीच में वो ट्रेन चलती है, तो उसके ऊपर जो प्लेट लगा रहता है जिन 2 स्टेशनों के नाम का, तो उन दोनों स्टेशनों के नाम के बीच में इस तरह का सिंबल बना हुआ रहता है, यानी ये दिखलाता है कि ये ट्रेन इस स्टेशन से इस स्टेशन, बनारस से दिल्ली, तो एक तरफ बनारस एक तरफ लिखा रहेगा दिल्ली, यानी बनारस से दिल्ली। ये देखिए, बनारस से दिल्ली और फिर दिल्ली से क्या हो जाएगा, बनारस। तो वही क्या है, फॉरवर्ड और क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम, रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। कुछ जो है एग्जांपल हम दे रहे हैं, देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड जो है ये कुछ अमोनियम क्लोराइड किसमें डिकम्पोज हो गई, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड जो है, ध्यान दीजिएगा, अमोनिया एक है, अमोनिया, जिसे यह क्या है, अमोनिया, ये क्या है, अमोनियम। अमोनियम क्या है, अमोनियम आयन, है ना। तो यहां पर देखिएगा अमोनिया और क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर गया बाबू, किसके साथ रिएक्ट कर गया, N2 + 3H2 हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ध्यान रखिएगा, पहले से ऑलरेडी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखे हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर N2 नाइट्रोजन रिएक्ट कर गया हाइड्रोजन, ऑलरेडी हम पहले से ही हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखे हैं, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बन गया, अमोनिया फॉर्म हो गया। उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बन गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसे यहां पर लिखा हुआ है नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको कहते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड, चाहे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कभी N2O पढ़ते हैं, वो क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस के रूप में जानते हैं। और एक पढ़ते हैं NO2, वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिएगा यहां पर क्या है, जो है पोटेशियम नाइट्रेट है, KNO3। NO3 क्या है, नाइट्रेट। आप ध्यान रखिएगा कि जो है जो केटाइन होते हैं, एनायन होते हैं, तो केटाइन में भी कई प्रकार के हैं, मोनोवैलेंट केटाइन, डाइवैलेंट केटाइन, ट्राइवैलेंट केटाइन, टेट्रावैलेंट केटाइन। यानी जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है उसे मोनोवैलेंट केटाइन, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा डाइवैलेंट केटाइन, जिस पर 3 होगा उसे ट्राइवैलेंट केटाइन, और जिस पर 4 होगा उसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट केटाइन कहते हैं। उसी तरह से एनाइन भी जो है मोनोवैलेंट एनाइन, डाइवैलेंट एनाइन, ट्राइवैलेंट एनाइन, टेट्रावैलेंट, ये सब 9th में जो है आपको बताया गया है। 9th की बुक देखेंगे तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, खैर, तो यहां पर देखिएगा पोटेशियम नाइट्रेट है, ये किसके साथ रिएक्शन कर गया, सोडियम क्लोराइड के साथ। क्या फॉर्म हो गया, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ये जो है ये क्या है, ये रिएक्शन कर गया। तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये क्या लिखा है, ये किसका एग्जाम्पल है, केमिकल इक्वेशन का। ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है क्या है, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अब चलते हैं, ये रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन हो गया, और ये क्या है, इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, जो केवल एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में।
के समांतर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने का कोई सवाल नहीं है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे केमिकल रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, उसे केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन कॉल्ड क्या कहते हैं, इसको इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये क्या होती है, हमेशा कंप्लीटेड होती है। जब एक ही डायरेक्शन में चलेगी तो वो हमेशा क्या होगी, कुछ समय के बाद वो कंप्लीट जरूर होगी। लेकिन रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन किसी भी परिस्थिति में जो है क्या होती है, कंप्लीटेड नहीं होती है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड किस तरह से, देखिए इस तरह से तीर से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वे केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। आगे पढ़ेंगे हम प्रेसिपिटेट के बारे में, है ना, अवक्षेप के, प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप, है ना। तो प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन आर इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन। जितने वेपोराइजेशन रिएक्शन है क्या है, ये क्या है, इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन ओपन कंटेनर इज क्या होती है, इरिवर्सेबल। ये ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट है बाबू, ध्यान है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम क्या है, क्या नाम है, मार्बल है, और क्या नाम है इसका, चौक है, और क्या नाम है इसका, लाइम स्टोन है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और यदि आप दूसरे नाम से जानेंगे, सामान्य जनरल नेम से जानेंगे, उसको क्या कहेंगे, लाइम स्टोन, और क्या कहेंगे, मार्बल, और क्या कहेंगे हम, चॉक कहते हैं। ठीक, ओके। तो ओपन कंटेनर के अंदर जब डिकम्पोजिशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का ओपन कंटेनर के अंदर जब डिकम्पोजिशन करते हैं तो वो कौन सी रिएक्शन देता है, इरिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन देता है। लेकिन जब क्लोज कंटेनर के अंदर जब इसका डिकम्पोजिशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, तो रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा काज ऑफ केमिकल रिएक्शन के कुछ कारण है। तो काज ऑफ केमिकल रिएक्शन के काजेज यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के, तो देखिएगा बाय डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब कि जो है जब दो एलिमेंट एक दूसरे के पास आते हैं, कांटेक्ट मतलब पास में, तो जब पास में आएंगे तो देखिए सोडियम जो है किसके साथ जो है किसके संपर्क में आया, क्लोरीन के। ध्यान रखिएगा कि सोडियम मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन सोडियम एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो यहां देखिए Cl2 लिखा है, यहां पर क्या है, सोडियम। ये बैलेंस ऑलरेडी पहले से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहां पर सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है। बाई सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के फॉर्म में, यदि मान लीजिएगा कि AgNO3 के सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दीजिए। ये क्या है, AgNO3 क्या है, ये सिल्वर है, आई नाइट्रेट है। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा, और हाइड्रोजन क्लोराइड किस में टूटेगा, Cl माइनस और H प्लस के रूप में। तो यहां पर सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड, और जो है नाइट्रिक एसिड NO3 नाइट्रिक एसिड के रूप में ये फॉर्म हो गया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। बाय हीट यानी किसी केमिकल रिएक्शन किसी कंपाउंड को यदि हम हीट देते हैं तो भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अभी भी बता रहे थे कि केमिकल, इसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या नाम है, चाक नाम है, लाइम स्टोन है या मार्बल है। इसको हीट कर दिए, देखिए ये हीट का चिन्ह है, हीट दिए तो क्या टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जानते हैं कि जो है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, और सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट का जो कार्बोनेट होता है वो हाईली थर्मली अनस्टेबल होता है। हाईली थर्मली अनस्टेबल का मतलब क्या हुआ कि इसके कार्बोनेट, सेकंड ए ग्रुप के कार्बोनेट, मतलब ये सेकंड ए ग्रुप का एलिमेंट है और ये कार्बोनेट है CO3, तो ये बन जाएगा सेकंड ए ग्रुप का कार्बोनेट, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट का नाम देते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट भी है। तो इसको हीट करेंगे तो अनस्टेबल है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपने ऑक्साइडों में टूट जाएगा। कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का ये केमिकल नेम है बाबू CaO, ये CaO का केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन अदर नाम क्या है, क्विक लाइम इसको कहते हैं। ठीक है, इसको क्विक लाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। सनलाइट भी देंगे तो कुछ केमिकल, सनलाइट देने से भी केमिकल रिएक्शन होती है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, काज ऑफ केमिकल रिएक्शन के कारण। तो देखिएगा यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन है भाई, फोटोसिंथेसिस।
फोटोसिंथेसिस, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ध्यान रखिएगा, हाँ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पर होती है भाई? कहां पर होती है? प्लांट के अंदर, प्लांट के ग्रीन पार्ट में। और ग्रीन पार्ट में ये स्टेम भी ध्यान रखिएगा, जो कि प्लांट कई प्रकार के होते हैं, जैसे हर्बेसियस होता है, ट्री होता है, तो ट्री के स्टेम के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। लेकिन जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं जिसके स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है, जैसे दूब घास, तो दूब घास के जो है स्टेम क्या होता है? ग्रीन होता है, तो उसमें जो है उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। लेकिन जो ट्री होते हैं उसके लीफ में क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल क्या होता है? पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। और किस ऑर्गेनेल्स के अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट का है? सेल ऑर्गेनेल्स है। और इस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है बाबू, तो आगे चलते हैं। सनलाइट यानी प्रकाश, ये प्रकाश जब पड़ेगा कहां पर पड़ेगा? पार्ट ऑफ द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के ग्रीन पार्ट के ऊपर जब प्रकाश सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है और सनलाइट जरूरी है। तो सनलाइट, तो सन के द्वारा लाइट मिल गई, सनलाइट तो, और ध्यान रखिएगा, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहां मिलेगा? एटमॉस्फेयर से मिल जाएगा प्लांट को। वाटर कहां से मिलेगा? रूट के द्वारा वो पानी ले लेगा तो वाटर मिल गया। तो ये सनलाइट जब पड़ेगी तो क्या हो जाएगी? यहां पर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। लेकिन यहां पर एक ध्यान रखिएगा, ये तो बायोलॉजी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन यहां पर और क्या हो गया के ऊपर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट होती है, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो यहां पर जो है 6CO2 + 12H2O बन गया 6H12O6 6O2 + 6H2O। ये ध्यान रखिएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। यहां पर ये क्या है? ग्लूकोज है बाबू, है ना? ग्लूकोज, है ना? ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है ना? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जानते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं बाबू। कार्बोहाइड्रेट के जैसे कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड्स कोई नई बात होती है। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड, ये ग्लूकोज क्या है? यहाँ पर मोनोसैकेराइड से कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या निकला है? यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर क्या निकला है? ऑक्सीजन निकला है। क्यों? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट क्या निकालते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो सनलाइट भी जरूरी है, किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। उसके बाद और क्या जरूरी है? इलेक्ट्रिक करंट भी जरूरी है। इलेक्ट्रिक करंट किस केमिकल रिएक्शन में? इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में। इलेक्ट्रोलिसिस क्या? जब किसी भी वाटर के अंदर जो है, ये चाहे किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो वो अपने कंपोनेंट में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहां पर वाटर क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इस केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, है ना? इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं बाबू, है ना? इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे आप, है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये जो है बाई कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के द्वारा, कैटलिस्ट जो होते हैं एक एजेंट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को शुरुआत नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट जो होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है? उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है। जो कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। जो घटा देगा उसे क्या कहते हैं? निगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट केवल क्या करता है? किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। दोज केमिकल कंपाउंड विच एस्केलेट या डीएस्केलेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन को के रेट को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है? ये कैटलिस्ट है। क्या करता है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पोटेशियम क्लोरेट, ये क्या है? ये पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3। पोटेशियम क्लोरेट को क्या कर दिया? पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में तोड़ दिया। यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या कर दिया बाबू? हाँ, ये देखिएगा H2O2, H2O नहीं है, H2O2 है। ये क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ना?
ठीक है। तो H2O2 ये इसको क्या कर दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये H2O2 क्या हो गया कि इसमें टूट गया भाई वाटर और ऑक्सीजन में। तो यहाँ कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इस रिएक्शन को बढ़ा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी किसी भी कैटलिस्ट किसी भी स्थिति में, उत्प्रेरक जिसको हम कहते हैं, कैटलिस्ट किसी भी स्थिति में किसी भी केमिकल रिएक्शन की शुरुआत नहीं करता है, इनिशिएट नहीं करता है, केवल केमिकल रिएक्शन को या तो बढ़ाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को एस्केलेट करता है, या डी एस्केलेट करता है। एस्केलेट मतलब तेजी से बढ़ाना, डी एस्केलेट मतलब तेजी से घटाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। अमोनिया किसके साथ रिएक्ट कर गया बाबू, ऑक्सीजन के साथ। किस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, प्लेटिनम यहां पर क्या है, कैटलिस्ट है। कितने टेम्परेचर पर, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको क्या कर दिया भाई, हाँ देखिए क्या, ये रिएक्शन को आगे बढ़ा रहा है। क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। बाई प्रेशर भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो है फैक्टर है। केमिकल रिएक्शन को जो है आगे केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया, यानी कि ये रिवर्सेबल केमिकल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंबल बना हुआ है, ये रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन का है। तो ये क्या है, 200 एटमॉस्फेयर से अधिक दाब पर जब दाब अप्लाई करेंगे तो भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो दाब अप्लाई करके हम केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या बन गया, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर गया, क्या बन गया, अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। तो ये सभी क्या है, ये 6 फैक्टर हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने के लिए ये तीनों, ये पांचों 6 फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन हमने एज इट इज जो है, जो कि आपके बुक में दिया गया है, तो हमने उसको क्वेश्चन के रूप में फॉर्म कर दिया। देखिएगा कि व्हाई बिफोर द बर्निंग ऑफ इन एयर, Why burning in air the magnesium ribbon is cleaned by the rubbing with sandpaper। यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखवाए हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। यही हम यहां पर लिखवाए हैं कि जो है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कोई भी सब्सटेंस बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं जल सकता है। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कोई भी धरती पर कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता है। जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी वह जलेगा, बर्निंग के कंडीशन होगी। तो यहां पर बर्निंग होगा तो वाई बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। जैसे देखेंगे कि जो आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जंग लग जाती है तो उसको सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं। तो मैग्नीशियम के रिबन को जलने से पहले या जलाने से पहले क्या करते हैं, सैंड पेपर से साफ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, उसका मुख्य कारण है कि जब मैग्नीशियम का रिबन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो जाएगा, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिक क्यों लिखा हुआ है, मैग्नीशियम कार्बोनेट कैसा नेचर का है, बेसिक नेचर का है। बेसिक आगे पढ़ेंगे, एसिड बेस साल्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन is cleaned by rubbing with a sandpaper. This is done to remove the protective layer of magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon, है ना। इसलिए सैंड पेपर से रगड़ते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसके आउटर लेयर पर मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर बन जाता है। ठीक है, उसको साफ करने के लिए हम सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं। ठीक है, ओके, आगे रगड़ते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे, देखिए व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्निंग। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कैसी लाइट निकालता है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम निकालता है। डैजलिंग मतलब चकाचौंध वाली, है ना, चकाचौंध वाली व्हाइट लाइट जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ओके। और जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज क्या होते हैं और केमिकल चेंजेज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि इसमें को बताइए कि ये फिजिकल चेंजेज को कहते हैं भौतिक परिवर्तन और केमिकल चेंजेज को कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। ये कौन सी घटनाएं भौतिक परिवर्तन में आती हैं और कौन कौन सी घटनाएं रासायनिक परिवर्तन में आती हैं। तो
चलते हैं। हाँ देखिएगा, फिजिकल चेंजेज, फिजिकल चेंजेज जिसको हिंदी में कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन, और केमिकल चेंजेज को हम हिंदी में कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंजेज क्या होते हैं? वह चेंजेज जो केवल क्या होते हैं, सब्सटेंस, जो फिजिकल चेंजेज में जो सब्सटेंस बनता है वो सब्सटेंस जो है अपने पुराने से अंतर नहीं होता है। चेंजेज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस चेंजेज विदाउट एनी चेंजेज इट कंपोजिशन कॉल्ड फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंजेज में जो फिजिकल चेंजेज होगा या फिजिकल चेंजेज होगा तो जो नए जो सब्सटेंस बनेगा वो सब्सटेंस जो होगा वो पुराने से उसकी उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो पुराने की तरह होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पर जो है फर्नीचर है, जो है कुर्सी की लकड़ी है, सॉरी लकड़ी की कुर्सी है, तो लकड़ी की जो कुर्सी होगी उसको तोड़ देंगे तो ऐसा नहीं है कि जो उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो लकड़ी क्या हो जाएगी, आयरन में तब्दील नहीं हो जाएगी, वो वहीं रह जाएगी। और साथ ही साथ जो कुर्सी का मास होगा वहीं वो लकड़ी का भी मास होगा, तो मास में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा, फिजिकल चेंजेस हमेशा रिवर्सेबल होते हैं। रिवर्सेबल मतलब क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, है ना, दोनों डायरेक्शन में चलते हैं। देखिएगा यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं। डेफिनेटली मान लीजिए कि लकड़ी का कुर्सी है उसको तोड़ दीजिए, फिर से क्या कर दीजिए, फिर से उसको कील से ठोक दीजिए तो फिर से जो है वो कुर्सी बन जाएगी। तो इस तरह से जो है वो टेम्पररी परिवर्तन होता है ना। रिवर्सेबल होता है यानी दोनों डायरेक्शन, मतलब तोड़िए बनाइए कोई मतलब नहीं है। हाँ, और नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, कोई सब्सटेंस नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। जैसे मान लिया कुर्सी है, तोड़ देंगे तो ऐसा थोड़ी है कि जो है जो लकड़ी जो है सोने में तब्दील हो जाएगी या जो है आयरन में तब्दील हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर, नो गेन या लॉस एनर्जी, कोई भी जो है फिजिकल परिवर्तन में ना एनर्जी जो है कंज्यूम होती है ना ही एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। नो चेंज इन मास, मास में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो लकड़ी जो है फर्नीचर को तोड़े, हम कुर्सी को तोड़े, तो वो जो है कुर्सी जब थी तो मास उतना ही, जैसे मैं 25 किलो की कुर्सी थी, तो आज जब तोड़ देंगे और जब लकड़ी को जो है वेट नापेंगे तो उतना ही 25 किलो ही उसका मास होगा, ठीक है। नो चेंज इन मास, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ओके। और साइज, शेप एंड कलर चेंज, हाँ शेप, साइज एंड कलर चेंज हो जाता है। यदि लकड़ी है, लकड़ी को तोड़ेंगे तो जब कुर्सी है तो उसका शेप अलग होगा, तोड़ देंगे तो उसका शेप अलग हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। तो ये जो है रहा फिजिकल चेंजेज। हम आगे पढ़ेंगे केमिकल चेंजेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हम आज शुरुआत कर दी है केमिस्ट्री का। प्रतिदिन कोशिश करेंगे हम कि आपका नए वीडियो के साथ आपके सामने आए और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। एज इट इज ध्यान दीजिएगा, नोट्स हम आप कंप्लीट करते चलिएगा। देखिए एकदम हूबहू जो है आप एक डिटो जो है आपको एक बढ़िया एक नोट्स आपको हम देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।